नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लेकर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3। तो भैया नेपोलियन से शुरू करा है, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू करा है। तो आज आपको एक ऐसे इंसान से और मिलाऊंगा जो सच में शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आदमी है, ठीक है। और उसका जो एक डायलॉग है ना वो बहुत फेमस है। कौन सा डायलॉग है? जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। तो आज उस महापुरुष से आपको मिलाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं, पर पहले थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल कहानी है वो मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें हाई स्टोरी पढ़नी है। हमें स्टोरियों को समझना है, हमें कहानियों को समझना है, और कहानी एक क्रम के हिसाब से समझते जाए तो वो बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आती है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बात जान चुके हो कि 1789 में 1789 वाला जो दौर रहा है उसमें क्या हुई है? फ्रांसीसी क्रांति हुई है। 14 जुलाई 1789 ये वो दिन था जब क्या होती है? फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो पूरे यूरोप को और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इसमें से 3 बड़े तत्व निकल के आ रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है, और वो 3 इंपॉर्टेंट बातें कहीं ना कहीं हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखने को मिलती है, वो हमारे संविधान की उद्देशिका में भी देखने को मिलती है, हमारे संविधान के विचारों में भी देखने को मिलती है। वो 3 शब्द कौन से हैं? वो 3 शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये 3 जो शब्द हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से निकल के आए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 3 शब्द निकल के आते हैं, पर किस्मत बहुत बुरी है फ्रांस की। जब जब वो क्या है कदम रख रहा है क्या आजादी की तरफ, जब वो कदम रखता है कि प्रजातंत्र देश में आना चाहिए और राजतंत्र खत्म होना चाहिए, पर पहले क्या है लुई 16 आ जाता है, उसके बाद रोबेस्पियर साहब राज करने लग जाता है, फिर नेपोलियन आ जाता है, और अब नेपोलियन के बाद की जो स्थिति है हमें वो समझनी। तो अब नेपोलियन के जो बाद का समय है 1815 में, जब नेपोलियन को हरा करके बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है और 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। तो 1815 के वाले बाद का जो दौर है ना, हम कल जान चुके हैं उदारवाद। तो यहां पे उदारवाद 2 प्रकार का था, एक सामाजिक उदारवाद था और एक कौन सा था? आर्थिक उदारवाद था। सामाजिक उदारवाद में बात किसकी हो रही थी? समानता की बात हो रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक जो उदारवाद है उसमें हम किसकी बात करके आए थे? समानता की बात करके आए थे, इक्वलिटी की बात करके आए थे। और जो दूसरा आर्थिक उदारवाद था, आर्थिक जो उदारवाद था उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे समानता की, सामाजिक उदारवाद में हम बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और आर्थिक उदारवाद में हम क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट हो वो कैसा हो? खुला मार्केट हो, ओपन मार्केट हो, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ये बात क्या है होती है। तो जब सामाजिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद उठता है, और पर जब नेपोलियन की हार हो जाती है, जब नेपोलियन डिफीट हो जाता है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, रोबेस्पियर और नेपोलियन वो शख्स हैं जो जनता की नजर में क्या है? हीरो हैं। जनता के लिए बिल्कुल एक ऐसे हैं जैसे आपके लिए अक्षय कुमार, सलमान खान है ना, बिल्कुल आ जाओ भैया, अब तो क्या है शेर आ चुका है, टाइगर जिंदा है। तो वैसे ही क्या थे रोबेस्पियर और नेपोलियन? जनता के लिए हीरो थे, उन्होंने जनता के लिए बहुत बेहतरीन के काम करे, पर जब वो धीरे धीरे वो निरंकुश होने लगे तो उनका भी शासन खत्म हो गया। तो यहां पर क्या होता है? 1815 के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद क्या है, एक व्यवस्था शुरू होती है। उस व्यवस्था को हम नाम देते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था। ये रूढ़िवाद की व्यवस्था है। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स, मतलब जिनकी सोच, जिनकी जो है बहुत पुराने जमाने की हो, जो बिल्कुल पुराने के जमाने की। जैसे आज भी हमारे देश में अगर कोई जाति के आधार पे भेदभाव करता है, कोई लड़का लड़की में भेदभाव करता है, कोई पुराने, हम कहते हैं अरे यार पुराने जमाने के लोग हैं, कोई बात नहीं। रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी जो सोच है वो यूरोप में पनप रही है। और वो रूढ़िवादी सोच क्या चाहती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो रूढ़िवादी सोच चाहती है कि राजतंत्र रहे। और इस रूढ़िवादी सोच में कौन है? पादरी वर्ग है। इस रूढ़िवादी सोच में कौन है? कुलीन वर्ग है। ये चाहते हैं राजतंत्र बना रहे, ये लोग चाहते हैं विशेषाधिकार हैं वो बने रहे। रूढ़िवादी जो सोच है वो राजतंत्र चाहती है, विशेषाधिकार चाहती है, चर्च की व्यवस्था बनी रहना चाहती है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूरोप मतलब क्या है? ईसाई धर्म का प्रतीक बन चुका है। ईसाई धर्म मतलब यूरोप, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। और ईसाई धर्म के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह है वो चर्च, गिरजाघर जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो है। तो चर्च बना रहेगा मतलब क्या है? चर्च के नाम पे, चर्च के आधार पे हम लोगों में क्या है ये करते रहेंगे कि भाई
चर्च ही क्या है, सुप्रीम है, और चर्च सुप्रीम रहेगा मतलब पादरी और कुलीन वर्ग उनकी पावर बनी रहेगी। तो रूढ़िवादी जो विचारधारा है वो क्या है, राजतंत्र चाहेंगी, विशेषाधिकार चाहेंगी, चर्च चाहेंगी, ये उदारवाद को खत्म करना चाहती है, उदारवादियों को नहीं चाहती है, समानता नहीं चाहती है, ये आर्थिक उदारवाद के समक्ष में नहीं है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं चाहती है। तो 1815 में कौन आ रहा है, रूढ़िवादी विचार आ रहा है। ये रूढ़िवादी विचार आएगा कैसे, इसका आधार कहां से रखा जाता है, इसका आधार रखा जाता है वियना संधि से। इसका आधार रखा जाता है वियना संधि से। और ये वियना संधि कब हो रही है, ये 1815 में हो रही है। वियना क्या है, वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, तो ऑस्ट्रिया का वहां का एक शहर है वियना। तो ये वियना में क्या है, संधि होती है, ट्रीटी होती है। ये संधि हो किन किन के बीच में रही है, कौन कौन से देश है, इसमें 4 मुख्य देश है, पर्शिया है, ब्रिटेन है, रूसी एम्पायर है और ऑस्ट्रिया खुद है। इन चारों ने क्या करा, इनका मुख्य उद्देश्य बस यही रहा कि जो काम नेपोलियन ने करा उनको खत्म कर दो जो काम नेपोलियन ने करा उसको खत्म कर दो, और जो भी नेपोलियन का साम्राज्य था ना, चारों में बराबर बराबर बांट लो। तो बात खत्म, खेल खत्म। तो चारों ने जो साम्राज्य है उसको बांट लेंगे, उसका थोड़ा ऑस्ट्रिया हंगरी को मिल जाएगा, थोड़ा रूसी एम्पायर को मिल जाएगा, थोड़ा ब्रिटेन को, थोड़ा पर्शिया को, इनको मिल जाएगा। और ब्रिटेन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, वैसे भी इमर्जिंग पावर है, ये वो वाला दौर चल रहा है जब उसका काफी जगह पे उपनिवेशवाद है, कॉलोनी बना हुआ है। भारत में भी क्या है, उसने कॉलोनी अपनी बना रखी, उपनिवेशवाद कर रखा है। तो ये वियना संधि है, ये वियना संधि प्रतीक है रूढ़िवाद का। ये वियना संधि क्या है, रूढ़िवाद का प्रतीक है। और वियना संधि की जो भैया जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो चेयरमैन है वियना संधि के, हमारे एक जाने माने बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, नाम है मेटरनिक, ठीक है। और उनका सच में बहुत फेमस डायलॉग है, और ऐसे डायलॉग पे तो अब भी तो 8% तो क्या प्रतिबंध लगा देना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगा देना। कोरोना का समय चल रहा है, डेंगू का समय चल रहा है, अरे क्यों बार बार में छींकने की बात कर रहा है भाई, रुक जा, ठंड रख, ठंडा मौसम है, ठंड रख। तो मेटरनिक को रोक देते हैं एक बार, और आज की चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं विस्तार से, फिर विस्तार की तरफ बढ़ते हैं। और मानचित्रों के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने खाली मानचित्र खरीद लिए होंगे और उसमें क्या है, मार्क करना शुरू कर दिया होगा। मैं पहले कह चुका हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मैं ऐसे कोई जड़ी बूटी ला करके पीस करके आपके घरों पे नहीं भेजूंगा कि बच्चों से मिला लेना और पी जाना और आपको याद हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, चिंगारी लगा सकता हूं कि हाँ उठो, आगे बढ़ो और आगे प्रगति की ओर तरक्की करो, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संकल्प आपको लाना पड़ेगा। और वो संकल्प भी कैसा हो, नेपोलियन जैसा हो कि मैं पूरे यूरोप को जीत लूंगा। संकल्प ये होना चाहिए कि मैं अपने राज्य में नहीं, मैं पूरे भारत में टॉप करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्था है, पारंपरिक संस्था जो ट्रेडिशनल यूनिट चल रही है। अब ट्रेडिशनल यूनिट्स में क्या क्या है, राजतंत्र हो, चर्च हो, सामाजिक ऊंच नीच हो। सामाजिक ऊंच नीच होने का मतलब क्या है, ये उदारवाद के खिलाफ है। सामाजिक ऊंच नीच का होने का मतलब क्या है, ये उदारवाद के खिलाफ है। एक बार फिर से हम पीछे आते हैं, मैं आपको एक बात और बताता हूं कि रूढ़िवाद और उदारवाद ये दो क्या है, बिल्कुल अपोजिट क्या है विचारधाराएं। रूढ़िवाद और उदारवाद क्या है, दोनों अपोजिट विचारधारा है। रूढ़िवाद जो विरोध कर रहा है वो उदारवाद का विरोध करता है, और उदारवाद जो विरोध कर रहा है वो रूढ़िवाद का विरोध करता है। पर रूढ़िवादियों की जो ये विचारधारा ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्रांतियां होंगी और क्रांतियों का युग इस रूढ़िवादियों को दबा देगा। और उसमें जो बहुत फेमस नाम है मैथ्सनिक आएगा, उसके बारे में आज के वीडियो में ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो रूढ़िवाद क्या चाह रहे हैं कि राजतंत्र हो, राजतंत्र बना रहना चाहिए, चर्च बना रहना चाहिए, सामाजिक ऊंच और नीच के लिए संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो हमें क्या है, सामाजिक को और ऊंच नीच को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए, और वो सामाजिक ऊंच नीच बनी रहेगी तभी क्या होगा, इनकी जो व्यवस्था है, रूढ़िवादियों की व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तो इसलिए क्या है, ऊंच नीच बहुत जरूरी है। और उदारवादी क्या चल रहा है, समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए, विशेषाधिकार खत्म हो, क्या पादरी, क्या कुलीन और क्या आम वर्ग, हम सभी क्या है एक देश के और एक ही हमारे होना चाहिए। तो ये सामाजिक ऊंच नीच चाहते हैं, ये संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं, और एक परिवार को अपना जो है उन्हीं का विकास चाहते हैं। तो रूढ़िवादी सोच ये है, यहां पे जो रूढ़िवादी है, बस दिमाग में इतनी सी बात रखना, जो पारंपरिक संस्था है उनको रूढ़िवादी बनाए रखना चाहता है, राजतंत्र बनाए रखना चाहता है, अपने सिर पर मुकुटा लगाकर रखना चाहता है कि क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज हो। आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, नेपोलियन के जो बहुत से इलाके जीते हुए हैं ना, उन इलाकों को ये लोग बांट लेंगे, उसकी विचारधारा को मिटाने की कोशिश करेंगे, परंतु नेपोलियन ने ऐसे बहुत से सुधार करे जिसको कहीं ना कहीं ये भी खत्म नहीं कर पाएंगे। उसको राजतंत्र को बनाने के लिए अपना आधार मानेंगे। आधुनिकीकरण की आग जगाना, आधुनिकीकरण की यूरोप में आग लगाना, उसमें लोगों में इसका जोश जगाना, इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो नेपोलियन को जाता है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किसने कराया है तो क्या है, नेपोलियन के लिए है। तो आधुनिकीकरण को क्या बोला, आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा तो वो राजतंत्र के लिए बेटर है।
एक आधुनिक सेना। अब ये वो सारे काम है जो किसने करे हैं? नेपोलियन ने करे हैं। ये वो सारे काम है जो किसने करे हैं? नेपोलियन ने करे हैं। नेपोलियन के करे हुए सारे काम हैं जो कि क्या है, ये आगे भी क्या है, कंटिन्यूटी में रहेंगे। एक आधुनिक सेना, बिल्कुल जो आधुनिक सेना है, सेना को उसने बहुत मजबूत बना करके रखा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर मैं पूरे यूरोप को जीत पाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सेना के बल पे जीत पाऊंगा। वो रशिया के बिल्कुल एंड पार्ट पे पहुंच गया, जहां पे माइनस में, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेपोलियन के संकल्प शक्ति देखिए आप थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, आप पढ़ना बंद कर देते हैं। वो इंसान क्या है, बिल्कुल जहां माइनस की डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है वहां तक छट करके आ गया, वहां तक छट करके आ गया नेपोलियन। ये उसकी संकल्प शक्ति थी, दृढ़ विश्वास था कि मैं कर गुजरूंगा। तो नेपोलियन ने आधुनिक सेना बनाई, बोला ये बढ़िया है, इसको चलने दो। कुशल नौकरशाही, नौकरशाही क्या होता है, जैसे आज आईएएस है ना भाई, आपका बहुत सौ का सपना है कलेक्टर बाबू बनूंगा मैं तो ठीक है, तो ये कलेक्टर बाबू नौकरशाही जो है, ये नौकरशाही क्या है, कुशल एक्सपर्ट नौकरशाही, अच्छे उसने क्या है अधिकारी बना करके रखे हुए थे। गतिशील अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा था, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया लगा। सामंतवाद भूदास्तव की समाप्ति, तो सामंतवाद भूदास्तव एक समाप्त करना, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो निरंकुश राजतंत्रों को क्या है, बढ़ावा देना, उनको शक्ति प्रदान करना, यही क्या था इनके लक्ष्य थे। ये सारे काम क्या है, कौन कर चुका है, नेपोलियन कर चुका है। पर ये उसको राजतंत्र में बनाए रखे हैं, क्योंकि जिससे क्या हो, हमारा राजतंत्र है वो और मजबूत हो। क्योंकि अगर आधुनिक सेना होगी, अच्छा क्या होगा, सिस्टम होगा, गतिशील अर्थव्यवस्था होगी, नौकरशाह, हमारे पास अच्छे अच्छे अधिकारी होंगे, तो हमारा जो राजतंत्र है वो बढ़ेगा। अब आ जाते हैं भैया वियना संधि पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये वियना है, ये वियना कहां पर है, ऑस्ट्रिया में है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो वियना संधि, संधि का मतलब होता है ट्रीटी, एग्रीमेंट होना किन देशों के बीच में, उसे हम कहते हैं संधि। तो वियना संधि, वियना संधि कब होती है, 1815 में होती। 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उनके सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। तो अब इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो भी बदलाव नेपोलियन ने करे, नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो भी बदलाव हुए, जो भी सीमा क्षेत्र नेपोलियन के अंडर में आ गया है, या नेपोलियन ने बदलाव करे, कहीं अपना राजा बिठाया है, जो भी परिवर्तन नेपोलियन ने कराया, उन सबको खत्म कर देना। मतलब यहां पे लड़ाई किसके खिलाफ थी, नेपोलियन के खिलाफ थी। यह होती है विचारधारा। नेपोलियन मर गया पर विरोध अभी तक भी जारी है। 1815 में से मरा नहीं है। सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो चांसलर एक पोस्ट है ऑस्ट्रिया के, मतलब आप मान लो जो हेड होते हैं उसे कहते हैं चांसलर। जैसे कि जर्मनी में अभी भी चांसलर चलते हैं, चांसलर होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो हेड की तरह है, तो चांसलर है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने करी। ये है ड्यूक मेटरनिक साहब, मिल लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सर्दी जुकाम की गोली वोली दो, पैरासिटामोल पहुंचाओ इन तक भी। तो सम्मेलन जो कांग्रेस की मेजबानी में अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, ड्यूक मेटरनिक करता है, ऑस्ट्रिया का होता है। अब देखो इसमें सदस्य कौन कौन से, सदस्य जो हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 4 बहुत इंपॉर्टेंट पावर से, एक ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटेन भैया, ये रहा ब्रिटेन, अच्छा ये ही है, उधर वाला मिला लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम हम कहते हैं। ये क्या है, ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर देश पे राज करा। उसके बाद है रूस, ये वाला पूरा जो है रशियन एम्पायर, रूसी साम्राज्य है, ये वाला पूरा रूस। उसके बाद आ जाओ पर्शिया, पर्शिया, ये भाई पूरा क्या है, आपको पर्शिया नजर आ रहा है, ये वाला पर्शिया। और ऑस्ट्रिया, तो ये जो पूरा आपको येलो येलो में नजर आ रहा है, ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ये क्या है, ये 4 इंपॉर्टेंट बड़ी शक्तियां होती हैं जिनके बीच में वियना संधि होती है। और ये क्या कर रहे हैं, जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो क्षेत्र गए हैं उनको बंटवारा अपने बीच में कर लेंगे, बांट लेंगे, भाई आधा तेरा आधा मेरा, बाकी सब मनी सरकार। बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। बुर्बो वंश कौन है, बुर्बो वंश वो वंश है जिसको फ्रांस में से हटा दिया गया था। तो बुर्बो वंश को वापस बिठाया गया कि बुर्बो वंश क्या करेगा, राजतंत्र को बनाए रखेगा। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। बहुत ध्यान से सुनना, फ्रांस ये रहा, देखो बर्बाद करने की जो सारी की सारी राजनीति चल रही है ना, वो फ्रांस की चल रही है, क्योंकि फ्रांस से क्रांति हुई है और फ्रांस से पूरे यूरोप में एक डर बैठा है। और नेपोलियन भी क्या था, फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उनको ये था सभी, देखो ऑस्ट्रिया हंगरी, रूसी एम्पायर, ब्रिटेन और पर्शिया, ये कभी नहीं चाहते कि फ्रांस क्या है, फले फूले, वो कभी नहीं चाहते हैं। वो फ्रांस को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, जिससे कि कभी भी फ्रांस में से फिर से कोई नेपोलियन जैसा इंसान ना निकले जो कि क्या पूरी दुनिया पे राज करने की बात करे, और खास करके यूरोप पे तो बिल्कुल भी ना करे। तो ऐसे इसलिए क्या है, फ्रांस को दबा देना चाहते हैं, फ्रांस को पूरा कवर कर देना चाहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, कुछ नए राज्य कायम करे गए। उत्तर में कौन सा, नीदरलैंड, ये आपको नजर आ रहा है नीदरलैंड। ये क्या है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड के पास में क्या था,
पहले चैप्टर में पढ़ाया था सत्ता की साझेदारी में क्या था, नाम सुनाई नहीं दे रहा मुझे, तेज बोलो, क्या, बेल्जियम, वेरी गुड मेरे बच्चों, क्या था, बेल्जियम। तो जिसमें बेल्जियम शामिल था, तो यहां पर क्या नीदरलैंड के पास में बेल्जियम था, बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, यह है पिडमोंट, यह है पिडमोंट, ये उत्तरी इटली का इलाका है बच्चों। किसका, उत्तरी इटली का इलाका है पिडमोंट। और ये जो नीचे अब मैं पर्पल से जो फिल कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ये है जेनोवा। कौन सा हिस्सा है, जेनोवा। जेनोवा वो जगह है जहां पे जूसेप मैत्सनी का जन्म होगा इटली में 1807 में। तो ये क्या है, ये पिडमोंट है, और ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया है ये क्या है, जेनोवा। तो बहुत ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से हर मैप को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बिल्कुल देखो समुद्री इलाके पर है, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरा इटली कहलाएगा बाद में। और ये क्या है, अभी इटली का एक इलाका है जेनोवा। जेनोवा क्या है, जेनोवा एक मान लो आप एक राज्य की तरह आप मान सकते हो, बड़ा यूनिट आप मान सकते हो। इसमें हम आगे जाकर के एक वर्ड पढ़ेंगे, लुगिरिया। तो जहां पे क्या है, जूसेफ मैत्सनी क्या करते हैं, क्रांति करते हैं और फिर उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो लुगिरिया क्या होती है, जेनोवा की राजधानी के रूप में काम करती है। पर्शाकोस की अब देखो, अब किसको क्या मिला, अब बंटवारे की बात आ रही है, तो बंटवारा तो बहुत ध्यान से होना चाहिए, कान सब खोल करके सुन लो। पर्शा को क्या मिला, सबसे पहले किसको मिल रहा है, पर्शा को मिल रहा है। पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए और शैक्षणिक का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ये रहा पर्शा, तो पश्चिमी इलाके इधर वाले इलाकों के बहुत से हिस्से दे दिए गए, उसके साथ साथ क्या दिया गया है, इसे सेक्शनी का हिस्सा भी दिया गया। अब इस सेक्शनी का है तो वो हम लोग देखते हैं, ये रहा सेक्शनी, देखो बहुत ध्यान से, ये वाला हिस्सा सेक्शनी। तो सेक्शनी का कुछ हिस्सा क्या है, इसको दे दिया गया है। सेक्शनी का कुछ हिस्सा क्या है, पर्शा को दे दिया गया। पश्चिमी सीमाओं के बहुत से हिस्से दिए गए, बल्कि साथ साथ में सेक्शनी भी उसे दिया गया। तो पर्शा का काम खत्म, पर्शा चलो बाहर हो जाओ, अब आप दूसरे पे आओ। दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, उत्तरी इटली का नियंत्रण। तो भैया ये रहा ऑस्ट्रिया, तो इसका उत्तरी इटली का नियंत्रण क्या है, इसे मिल गया। यहां पे नीदरलैंड सेटअप कर दिया, तो नीदरलैंड भी ऑस्ट्रिया के अंडर में ही आ रहा है, बात को ध्यान रखना। तो अब यहां पे क्या पूरा कवर करने की कोशिश चल रही है, किसको, फ्रांस को। चलो भाई ऑस्ट्रिया आप भी बाहर हो जाओ, नहीं अभी बाहर बताओ, रुक जाओ। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, चलो ऑस्ट्रिया बाहर। अब आ जाओ रूस पे, ये आपको पोलैंड वाला हिस्सा दिख रहा, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, रूस को दे दिया गया। मगर नेपोलियन जो 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया, उसे बरकरार रखा गया। तो जिसने जर्मनी का जो 39 राज्यों का महासंघ बनाया था, उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, उसको वैसा का वैसा स्थापित रहने दिया। और बाकी जगहों को उन्होंने बांट लिया, क्या करा, सेक्शन ही उनको दे दिया, और यहां पर ये वाला ये ले लिया और इन्होंने ये ले लिया। ब्रिटेन का यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, ब्रिटेन को कुछ नहीं है। ब्रिटेन को तो कह रहे यार तो वैसे सारी जगह राज करा, क्या चाहिए तुझे, भगवान की दौलत से, भगवान के आशीर्वाद से तेरे पास सब कुछ है। बोले बात तो सही है। अब आ जाते हैं वियना संधि के उद्देश्य। भैया वियना संधि का उद्देश्य क्या है, क्यों करी गई है वियना संधि। तो उद्देश्य हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी नेपोलियन के युद्धों के दौरान उसने जो जीता है, उसको खत्म करना, उसके सिस्टम को खत्म करना और हमारे सिस्टम को बहाल करना। राजतंत्रों की बहाली था, तो राजतंत्र चलाना ही क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था, जिससे बुर्जो राजवंश को बिठा दिया गया था। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, तो नई रूढ़िवादी व्यवस्था जहां पर क्या हो, राजतंत्र चले, जहां पर चर्च की चले, जहां पर असमानता हो, ये सब कुछ को क्या हो, ये नई रूढ़िवादी व्यवस्था के क्या है, आधार है। अब जानते हैं रूढ़िवादी शासन के बारे में। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। ये कैसी थी, निरंकुश थी, इनका अंकुश नहीं था, कंट्रोल नहीं था इनका, ठीक है। ये सिर्फ लोगों का कंट्रोल राजाओं पर नहीं था, निरंकुश था, ये जो मन में आता था वैसा काम करते थे, तो निरंकुश थी। और ये रूढ़िवादी शासन कहां से आया है, ये वियना संधि से आया। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बात को लिंक करते हुए चलना, किसी भी चीज को छोड़ना मत। देखो रूढ़िवादी शासन क्यों आया, वियना संधि के कारण है। वियना संधि क्यों आई है, क्योंकि नेपोलियन को हराने के बाद वियना संधि आ रही है। और नेपोलियन का साम्राज्य क्यों बढ़ा, नेपोलियन का साम्राज्य बढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बाद। और फ्रांसीसी क्रांति में इंपॉर्टेंट रोल देने वाला एक इंसान था रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब करा, जैकोबिन क्लब में उसने काम करने का आम जनता के लिए काम करा, पर वो भी कहीं ना कहीं निरंकुश रहा था, तो उसे गुलेटाइन की सजा दे दी गई। उसका डायरेक्टरी रूल वहां पे बैठता है, तो वहां पे नेपोलियन धीरे धीरे 1799 में आते आते तक अपना राज जमा लेता है। और फिर आगे की कहानी आप लोग देख ही रहे। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। कौन बर्दाश्त नहीं करती थी, रूढ़िवादी जो शासन के लोग हैं ना, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब वो अपनी सरकार के खिलाफ, अपने राजतंत्र के खिलाफ किसी की भी नहीं सुनना चाहते थे। और यहां तक कि अगर धर्म के खिलाफ भी कोई कुछ बोलता है, तो उसको भी बहुत बुरी स्थिति उसकी करी जाती थी।
ज्यादातर सरकारों ने, अब ये ज्यादातर सरकारों का मतलब क्या है, जहां जहां पर क्या हुआ है, ये वियना संधि के तहत क्या पूरा एग्रीमेंट हुआ, ऑस्ट्रिया में, रूस में, ब्रिटेन में, प्रशा में, या सार्व जहां जहां सरकार है वहां उन्होंने क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप कुछ कोई भी काम है ना सरकार से पूछे बिना नहीं छाप सकते। आप कोई किताब, आप कोई अखबार, कोई भी काम सरकार के विरोध में नहीं जा सकता। मतलब आपका फोन, आपकी किताबें, आपका लैपटॉप, मतलब सब कुछ जहां आप सरकार के खिलाफ लिख सकते हो उन सब पे क्या हो जाता है, रोक लगा दी जाती है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकार से पूछ करके छापना है। सरकार से पूछकर छापने का मतलब क्या है कि सरकार के खिलाफ नहीं जाओगे आप। सरकार के खिलाफ जाओगे तो आपके खिलाफ क्या सजा हो जाएगी। जैसा कि हमारा भी क्या था 1919 में जो रोलेट एक्ट भारत में आया था, क्या बोला गया था कि कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा, और करेगा तो उसको बिना दलील के, बिना अपील के और बिना वकील के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। भैया ये है ना, यही है, बस यह शब्द रट लो, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति पे ही सब कुछ यूरोप का राष्ट्रवाद घूम रहा है। जो ऐसा नाटक, ऐसा अखबार, ऐसी किताब, ऐसे विचार जिससे फ्रांसीसी क्रांति के विचार झलकते हो, उन पे रोक लगा दो, क्योंकि वापस से लोगों में जागृति आएगी, वापस से लोगों में जोश आ जाएगा। अब तो डिशुम डिशुम करके हम राजाओं को हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे तो फिर से सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर कोई नेपोलियन जन्म लेगा, फिर वो पूरे यूरोप पे राज करेगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के से जुड़े हुए जो भी विचारों, सब पे पूरे यूरोप में क्या है, रोक लगा दी जाए, सेंसरशिप लगा दी जाए, कोई भी सरकार के खिलाफ ना जाए और कोई भी ऐसे विचारों को ना छापे जो क्या हो, वापस से जागरूकता लोगों में लेकर कर आए। नई रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। तो अब रूढ़िवादी व्यवस्था क्या कर रही है, प्रेस को दबा रही है, मीडिया को दबा रही है, अखबारों को नहीं छपने दे रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है। तो यहां से क्या होगा, आंदोलन का नारा निकलेगा। भैया मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे किसी भी आधार पर, सामाजिक आधार हो या कोई उपनिवेशवाद के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर हम कहीं पर शोषण करते हैं ना, शोषण एक स्प्रिंग की तरह होता है, हमेशा ध्यान रखना। आप जितना शोषण करोगे, जैसे हम स्प्रिंग को जितना 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 दबाते जाते हैं, फिर हम हाथ हटाते हैं ना, वो एक साथ हमारे मुंह पर क्या उछल कर स्प्रिंग आती है। उसी प्रकार से आप जितना भी शोषण करोगे ना, करते जाओ, उन शोषण से एक दिन वो समुदाय ऊपर उठ करके क्या है, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। तो अब यहां से क्या है, यहीं से क्या है, एक मिलेगा आपको नारा, प्रेस की आजादी। क्या नारा है, प्रेस की आजादी। किसको फ्री करो, प्रेस को फ्री करो, मीडिया को फ्री करो। हमें जो भी छापने की इजाजत है वो दे, हमें लिखने की, हमें बोलने की क्या है, इजाजत देनी चाहिए, नहीं तो ये तो गलत है बात है। अब आ जाते हैं क्रांतिकारियों पे। भैया रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को आपने समझ लिया। अब क्या है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को सही से काम नहीं कर रही है, बात आप भी समझ चुके हो। तो अब उसके खिलाफ क्या होगा, बदला भी नहीं तो बदलाव तो आना ही चाहिए। और उस बदलाव के लिए क्या है भाई, सरकारें क्या होती हैं, बेरी होती हैं, वो सुनती नहीं, वो कान में रुई डाल करके बैठती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, थोड़ा जोर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्रांतिकारी जन्म लेते हैं और उन क्रांतिकारियों के बारे में हमें पढ़ना है। हमारे देश में भी भैया बहुत से क्रांतिकारी हुए, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए, सबके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो उन जैसा जोश, उन जैसा दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। तो क्रांतिकारी बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब देखो क्या हो रहा है कि हमें इस शासन को, रूढ़िवादी शासन को खत्म करने के लिए क्या है, आंदोलन करने पड़ेंगे। रूढ़िवादी शासन को खत्म करने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। और इस आंदोलन को करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, आंदोलन को करने के लिए हमें क्रांति की जरूरत है। क्रांति आनी चाहिए। और ये क्रांति लेकर कर कौन आएगा, ये लेकर के आएंगे क्रांतिकारी। कौन लेकर के आएगा, जो क्रांतिकारी है, जो रिवोल्यूशनरी है, वो लोग क्रांतिकारी वो लेकर के आएंगे। आप याद करिएगा, जब हमने भी असहयोग आंदोलन बापू ने वापस ले लिया था, उसके बाद कहा था कि हम हमारे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि हम क्या है, ट्रेनिंग दी जा रही है क्रांतिकारियों को। और ट्रेनिंग देने के लिए क्या करे जा रहे हैं, गुप्त संगठन बनाए जा रहे हैं, चुपचाप में दिया जा रहा है, क्योंकि ओपन में तो अलाउड नहीं कर रही ना, सेंसरशिप लगा हुआ है। अखबारों में हम कुछ ना छाप सकते हैं, ना किताबें दे सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो सेंसरशिप लगा दी गई है। तो पर हम गुप्त संगठन बनाए जा रहे हैं, और वो गुप्त संगठन क्या है, बिल्कुल क्या है, इनको उखाड़ कर एक दिन फेंक देंगे। क्रांतिकारियों का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की। वियना कांग्रेस मतलब वियना मीटिंग, वियना संधि, वो एक ही बात है। तो अब क्रांतिकारी का मतलब क्या है भाई, हमारे देश में क्रांतिकारी का मतलब क्या था, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोले वो क्रांतिकारी। तो यहां पे भी क्रांतिकारी कौन है, जो भी व्यवस्था वियना संधि के तहत हुई है,
राजतंत्र वियना संधि के तहत आया, विरोध करोगे मतलब तुम क्रांतिकारी, तुम राजतंत्र के खिलाफ बोलोगे क्रांतिकारी हो, तुम चर्च के खिलाफ बोलोगे तुम क्रांतिकारी हो, तुम राजा के खिलाफ बोलोगे तुम क्रांतिकारी हो। मतलब शासन के विरोध में जाने वाला हर इंसान क्या कहला रहा है? क्रांतिकारी कहला रहा है। तो शासन के खिलाफ में जाने का मतलब, शासन के खिलाफ जाने का मतलब क्या है? क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी है। स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना, और एक क्रांतिकारी की एक को निशानी है कि वो ठान लेता है कि स्वतंत्रता ही चाहिए, उसके लिए प्रतिबद्ध है, डेडिकेटेड है स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए। और क्या है, अब आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको आजादी चाहिए, आपको क्या है, आंदोलन करने पड़ेंगे, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोर्ड में टॉप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। राष्ट्र और राज्यों की स्थापना की मांग, तो ये बात तो मैं कब से बता रहा हूं, पहले लेक्चर से बोल रहा हूं। राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग होगी जहां पे एक सामूहिक संस्कृति हो, सबके में अपनेपन का भाव पैदा किया जाए। अब आ जाते हैं जुसेप्पी मैत्सिनी के बारे में जानते हैं। जुसेप्पी मैत्सिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। जुसेप्पी मैत्सिनी का जन्म जेनोवा में हुआ, मैंने आपको दिखाया इटली के उत्तरी साइड में था, पिडमोंट के पास में जेनोवा है, ठीक है, वहां पे मैंने आपको दिखाया था। और अभी आगे आपको और भी मैं आपको इसमें मिलाऊंगा। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये क्या था? ये जिनेवा था, और जिनेवा में ही क्या है, लिगुरिया एक जगह है, तो उसके बारे में लिगुरिया वहां दिखाया। तो वहां पे उसने जब क्रांति करी तो उसे बहिष्कृत कर दिया गया, बॉयकॉट उसे कर दिया गया, हटा दिया गया। कार्बोनारी एक गुप्त संगठन बनाया गया था जिसका ये सदस्य बन जाता है, और 24 साल की उम्र में, मतलब 24 साल की उम्र में ये क्या है, इसे बहिष्कृत किया जा रहा है। ये जुसेप्पी मैत्सिनी क्रांतिकारी है। हमारे यहाँ तो 18 साल के लोग शहीद हो गए, फांसी पे चढ़ गए, तो 24 साल की उम्र तो बहुत फिर भी पाली। पहला, अब इसने क्या है, दो गुप्त संगठन इसने भी बनाया, कार्बोनारी में जुड़ गया और उसका इसने दो संगठन बनाए। पहला था मोर्शे में, ठीक है, मोर्शे में जो इसने बनाया वो था यंग इटली, और दूसरा बर्न में बनाया जो यंग यूरोप। इसने दो संगठन बनाए और इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। क्या बोला? समान विचार रखने वाले, जो एक जैसे विचार रखे, मतलब सामूहिक अपनेपन का क्या हो, भाव आना चाहिए। युवा थे, क्योंकि क्रांति कौन है? युवा, जोशीले जो होते हैं युवा होते हैं, तो क्रांति क्या है, लेकर कर आ रहे हैं। तो पोलैंड, फ्रांस, ठीक है भैया, ये पोलैंड वाला इलाका, फ्रांस वाला इलाका, इटली, ये पूरा इटली चल रहा है, जर्मन वाला इलाका, तो ये जो सारे जगह से लोग हैं आ रहे हैं। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई होते हैं। तो ये क्या मान रहे हैं कि राष्ट्र की जो प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल जो यूनिट है राष्ट्र की, वो क्या है, मनुष्य है। और ये किसकी मर्जी है? मेरी नहीं है, ईश्वर की मर्जी है। मतलब राष्ट्र किससे बन रहा है? लोगों से बन रहा है, मनुष्यों से बन रहा है, इंसानों से क्या है, राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र की जो प्राकृतिक इकाई है वो कौन है? मनुष्य है। इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। तो अब इटली इतने जो राज्यों में बटा हुआ है ना, वो ऐसे नहीं रह सकता, उसको क्या है, पूरा एक होना पड़ेगा, एकीकृत उसे होना पड़ेगा। उसे जोड़कर, उसे किसे, इटली को जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। ये एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। एकीकृत गणतंत्र, भाई एक पूरा राजतंत्र, पूरा एक सिस्टम उसे बनाना है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर आपका हेड ऑफ द नेशन, आपका हेड ऑफ द नेशन क्या हो, हियरार्किकल ना हो। आपका जो देश का राजा है, राष्ट्र अध्यक्ष है, वो हियरार्किकल में पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो, ठीक है, आज मैं राजा, कल मेरा बेटा राजा, ये नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्था के थ्रू होना चाहिए, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वैसा होना चाहिए। तो गणतंत्र ये मांग कर रहा है, जनता का जो सिस्टम है, लोकतंत्र है, उसकी मांग कर रहा है, और वही इटली के क्या है, मुक्ति का आधार बनेगा, ऐसा जुसेप्पी मैत्सिनी का मानना है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। तो आप क्या है, शुरुआत करते जाओ, कारवा खुद पे खुद बढ़ता जाता है, लोग आपके पीछे खुद पे खुद आते जाते हैं। जब सफलता के मार्ग पे हम लोग चलते हैं ना, तो हम शुरुआत अकेले करते हैं, पर जिस दिन सफल हम लोग हो जाते हैं ना, तो दुनिया हमारे पीछे आने लग जाती है। तो इसलिए आप शुरुआत करिए सामाजिक विज्ञान में अपनी पकड़ बनाने की, आप टॉप करने की और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। तो उसका बिल्कुल दृढ़ संकल्प था, और उसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र में लोकतंत्र के लिए उसने क्या है, काम करा, और जो अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। किसको बताया है? यहाँ पे मैत्सिनी को बोला है कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन किसका है, सामाजिक व्यवस्था का। और सामाजिक व्यवस्था कौन सी? चर्च वाली है, राजतंत्र वाली है, वो सभी।
अब ये एक बार हम ये पूरा आज का रिवाइज कर लेते हैं। हमने कौन कौन सी जगह आज हमने देखी, कौन कौन सी जगह यूरोप की हम लोग घूम करके आए। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कौन कौन सी जगह हम लोगों ने देखी। मैंने आपको पहले तो बताया था, ब्रिटेन के बारे में भी बताया है, पर्शिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये पर्शिया वाला इलाका, ये रूसी एम्पायर वाला, ये पूरा ऑस्ट्रियो हंगरी वाला है ये इलाका है। मैंने सेक्शनी की आज बात करी थी, मैंने नीदरलैंड की बात करी, मैंने फ्रांस की बात करी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेनोवा की बात करी, पिडमोंट की बात मैंने यहाँ पे करी थी, ओके। उसके बाद इटली की तो बात हम बार बार में कर ही रहे हैं, इटली के बारे में ही था आज का। उसके अलावा और हम लोगों ने क्या जाना आज, तो ये मुख्य मुख्य आज की जो थे मैंने आपको सारे लास्ट में फिर से एक बार आपको क्या है रिपीट करा दे। गैलिशिया मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ओके। तो इसी प्रकार से जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए आप आगे का लेक्चर देखते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है ये कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।